अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर 1 में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का टॉपिक यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। उस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए जो फेडरल बोर्ड में जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो बेसिकली जो अगर हम पैटर्न देखें प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपके 15 मार्क्स एमसीक्यूज के होंगे। देन यू विल हैव शॉर्ट क्वेश्चंस जो 4 मार्क का क्वेश्चन है, और एंड में आपको यू हैव टू डू 2 लॉन्ग क्वेश्चंस 12 मार्क्स ईच। सो बेसिकली हर टॉपिक को, जिस तरह फर्स्ट लेक्चर वीडियो में भी मैंने आपको कहा, इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट रखूंगी और क्वेश्चंस जो रिलेटेड टू डिमांड होगी वो एक और वीडियो में मैं आपको उससे एड्रेस करूंगी। लेकिन एंड में आई विल कंक्लूड कि किस टाइप के क्वेश्चंस डिमांड में से, इस टॉपिक में से आ सकते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं टिप्स ये बताना चाहूँगी कि आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो इन और आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करना जो है वो डिफिकल्ट नहीं होगा। तो बेसिकली जिस कॉन्सेप्ट जो आप अपने लिए जिससे आप रिवाइज कर रहे हैं, तो अगर आपको डिमांड को रिवाइज करना है तो आप कैसे रिवाइज करेंगे, क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, उस कॉन्सेप्ट से आप पूरी लॉन्ग क्वेश्चन भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली द आइडिया इज दैट हाउ टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए चीज़ें जो है वो ईजी हो जाएंगी। और उसको करना, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उसको आप जितनी मर्जी दफ़ा याद कर लें और जितनी मर्जी दफ़ा उसको कर लें, वो आप उस तरह अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक डिमांड का और उससे रिलेटेड लॉ ऑफ डिमांड, और जिसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, जिसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू भी होते हैं, वो भी हम एंड में इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली जब हम डिमांड की बात करते हैं कि डिमांड क्या है, ठीक है, तो डिमांड आपके पास इन इकोनॉमिक्स, अगर दो कंडीशंस आपकी ये सेटिस्फाई हो रही हैं, दैट विल मेक अ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, डिजायर टू परचेज एंड पावर टू परचेज। ठीक है, वांट एक आपकी अलग, वांट अगर आपकी एक है वो अलग होती है। वांट, इफ यू कैन वांट एनीथिंग, ठीक है, तो वो आपकी वांट है, लेकिन वो डिमांड नहीं बन सकती। डिमांड के लिए अगर आपकी डिजायर है, यू मस्ट हैव पावर टू परचेज ऑल्सो। और अगर आप किसी चीज़ में यू हैव द मनी एंड यू कैन बाय अ प्रोडक्ट, तो उसके साथ आपके पास डिजायर भी होनी चाहिए। डिमांड वही है ना कि यू आर गोइंग सम, आप एक शॉप पे जब जाएंगे तब उस वक्त जाएंगे जब यू हैव द डिजायर एंड यू हैव द पावर टू परचेज। तो बेसिकली जो दो कंडीशंस जो होती हैं जिसमें आपको डिमांड है क्या, वो इनिशियली जो आइडिया होना चाहिए, दैट इज बेसिकली यू हैव द डिजायर टू परचेज एंड you have the power to purchase. For instance, if you want to have a car but you don't have money, so that is not a demand, that is just your want. लेकिन अगर आपके पास desire भी, you have the money, so you will go and buy that product, whatever you want, you will buy that good from the market. So then that becomes the demand. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड, जैसे मैंने आपको, जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी डिस्कस करे थे कि इकोनॉमिक में लॉस जो कंडीशनल पीस है, व्हाट डज दैट मीन कि आपके पास कुछ एजम्पशंस हैं, और वो कुछ चीज़ें अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि फॉर ऑल द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, देन इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज। कि जनरल बिहेवियर जो होता है कि प्राइस की इंक्रीज होने से जो लोगों का रिएक्शन या होगा वो डेट, और उसमें कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, तब हम ये ऐसा लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंगली अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होगी। तो बेसिकली आपके पास लॉ ऑफ डिमांड में दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड टेल्स यू, दैट इट टेल्स यू द इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब है कि एक चीज आपके पास इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। सो दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड इट्स नथिंग, दिस इज, अगर आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ डिमांड में ये पता है कि प्राइस इंक्रीज हो रही है, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। फॉर ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ऑफ कोर्स इन द डेफिनेशन आप ये खुद से, आपको बस एक ये लाइन है तो यू जस्ट हैव टू राइट, इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन द प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मींस दैट ऑपोजिट केस, अगर आपकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज है। अगर आपके पास प्राइस इंक्रीज हो डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। So you can write the statement of the law of demand in the definition. तो बेसिकली आपके पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर हो चुका होना चाहिए कि आप लॉ ऑफ डिमांड है कि दैट टेल्स यू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए, जब पेपर में आपको अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन जो लॉ ऑफ डिमांड का आता है, दैट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम, ठीक है। तो उसमें आपके पास अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन पता चल गई है तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग।
आप जो टेबल बनाएंगे आपको पता होना चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, कुछ भी करनी इस नॉट कि आपने कोई नंबर्स यही वाले लिखने हैं, आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं। तो आपने लेकिन अगर जैसा यहाँ पे 5 4 3 2 1 है, डेट इज की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो जो भी क्वांटिटी ले रहे हैं वो 100 200 300 400 इंक्रीज हो रही है। तो आप कोई भी ले लें, जिस तरह अगर आप लेते 5 10 15 आप उसमें इंक्रीज कर रहे हैं प्राइस को, तो आप डिमांड को डिक्रीज कर दें, आप उसमें 100 50 20 जो भी आप डिफरेंस, लेकिन गैप अगर आप 50 का रख रहे हैं या फिर 20 का रख रहे हैं, इस तरह करके आप उसमें शो कर सकते हैं। तो आपको स्टेटमेंट ने बता दिया डेफिनेशन ने कि व्हाट इज दैट द लॉ ऑफ डिमांड टेल्स यू द इनवर्स रिलेशनशिप। सो दिस, तो उससे आपका टेबल जस्ट राइट द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, आपका टेबल बन जाएगा जो आपको खुद आइडिया है कि आपने प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटी को कर देना है। एक्स एक्सिस पे जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड है, ऑन वाई एक्सिस आपके पास प्राइस है। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्स एक्सिस पे डिमांड ले रहे हैं, प्राइस ऑफ वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, देन देयर यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ वट एवर द डेटा यू हैव टेकन। लाइक यहाँ पे अगर 5 पे 100 है तो आप देख सकते हैं कि 5 आप प्राइस के ऊपर 5 और साथ में 100 के ऊपर जब एक पॉइंट मैच करेगा तो डेट विल बी वन जो आप उस पर पॉइंट कर देंगे। इसी तरह 4 के साथ आप उसको 200 को मैच कर देंगे, इसी तरह 3 के साथ आप 300 को, तो ये पॉइंट्स आपके पास आ जाएंगे जैसे हम प्लॉट ग्राफ को प्लॉट करते हैं। और सिंपल प्लॉट का, और इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि यू वांट अ ग्राफ पेपर, आप एक प्लेन पेपर पे, लेकिन जैसे आपके पास डिस्टेंसेस हैं, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख रहे हैं, नेक्स्ट डिस्टेंस 100 to 200 भी 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर आप और जो भी आप रखें 0.5 का रखें तो वो डिस्टेंस सेम होने चाहिए, and then you can plot the graph। और ये डिमांड कर्व जो है it has a negative slope। what does that mean? negative slope का मतलब ये है कि it has an inverse relationship, यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की एक इनवर्स रिलेशनशिप है कि विद इंक्रीज इन द प्राइस आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है दैट विल डिक्रीज। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मोस्टली आपका 4 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से अक्सर आ जाता है फेडरल बोर्ड में कि व्हाट इज एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आपने एक ग्राफ ऐसे ही बनाने जिसमें बेशक आपके पास कोई भी डाटा आप नहीं भी गिवन, आप सिंपल डिमांड ऑन द एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस, और आप एक नेगेटिव स्लोप डिमांड कर्व बना दें और साथ में शो कर दें कि एक्सटेंशन जो है अगर आप डाउनवर्ड एरो करेंगे दैट इज एन एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा कि इफ ऑल द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट विद इंक्रीज इन द प्राइस quantity demand will decrease। so when ये जो decrease है demand की that is contraction in demand। ठीक है, on the other hand जब हमने ये देखा कि आपके पास price decrease होने से quantity demand will increase, that is basically extension in demand। उसको हम show कैसे करेंगे? extension क्या है? extension in demand, demand का increase होना, contraction in demand, demand का decrease होना। क्यों होना? price की वजह से। so basically जिस टाइम पे हम उसको शो कर रहे हैं तो you just have to show with the arrow, क्योंकि प्राइस आपने ली हुई है वाई एक्सेस पे। सो जस्ट कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि प्राइस की वजह से ये डिमांड चेंज हो रही है। तो वी ऑल्सो, और ये अक्सर आपका एमसीक्यू में एक पार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज अनदर नेम फॉर द एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। So another name for the extension in contraction is demand is movement along the same curve। And why you are moving along the same curve? क्योंकि आपने प्राइस, आपकी प्राइस एक एक्सेस पे दूसरे एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी लॉ ऑफ डिमांड दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक चीज़ इंक्रीज तो डिक्रीज। तो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को आप इसी तरह सिंपली डिफाइन करेंगे, you don't have to learn something about it। आपने सिंपल ये बताना है कि with the increase in the price there would be decrease in the quantity demand according to the law of the demand। with an increase in the price there will be decrease in the quantity demanded, or and this decrease is called contraction in demand। on the other hand with the decrease in the price the quantity demanded will increase, and this is the extension in demand। and you have to make this figure with it जब आपके पास 4 marks का question आए। अब इसी तरह शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व बेसिकली आपका अगर जो अदर फैक्टर्स जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे असम्पशंस के, फॉर अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, तब हमने कहा कि विद इंक्रीज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज। अगर वो फैक्टर्स कांस्टेंट नहीं है तो उन फैक्टर्स की वजह से आपके पास डिमांड में शिफ्ट आएगा। ठीक है, अब डिमांड चेंज हो रही है बट नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस बट बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स। तो ये अगर कोई अदर फैक्टर आएगा तो वो आपके कर्व को शिफ्ट कर देगा। आप उसी प्राइस पर हैं लेकिन अगर आपकी डिमांड इंक्रीज होगी सो इट मीन्स दैट यू मूविंग, आपका कर्व जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो आपकी राइज इन डिमांड है। अगर आप उसी कर्व में और आपके पास जो है डिमांड डिक्रीज हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ योर प्राइस बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, कोई भी हो सकता है, इनकम हो सकती है, इनकम आपकी इंक्रीज हो गई, आपने डिमांड इंक्रीज कर दी, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, दीज आर द अदर फैक्टर्स, दीज आर प्राइस नहीं है, अदर फैक्टर्स हैं। तो वो जब भी आपकी डिमांड को इंक्रीज करेंगे आपका कर्व
शिफ्ट होगा, यू नॉट मूव अलॉन्ग द कर्व। मूवमेंट तो आपकी प्राइस की वजह से है, तभी आप मूव कर रहे थे एक्सटेंशन इन कॉन्ट्रैक्शन में। तो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व क्या है कि बिकॉज ऑफ factors other than the price will change your demand, then your curve will shift, और इसको हम कह रहे हैं shifting, यानी rise in demand and fall in demand। अगर demand increase हो रही है that is rise in demand, and अगर fall हो रही है तो fall in demand। तो ये rise and fall is due to factors other than the price, and rise in demand जो है वो आपके पास, उसको हम अगर another name जैसे हमने extension and contraction का कहा था, movement along the same curve, तो rise and fall को हम कहेंगे कि आपके पास shifts in the demand curve। और ये भी अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, यानी आपके पास अगर एक इनिशियल जो लाइन है ब्लू लाइन, उसके ऊपर एक पॉइंट है ए, और बी पॉइंट आपके पास बना हुआ है रेड पे जो अहेड है, तो वो क्या, अगर आपसे पूछे ए टू बी क्या शो कर रहा है, दैट इज शिफ्ट इन द राइज इन द डिमांड। अगर वो उसी ब्लू पर एक नीचे लाइन बना देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ए टू सी जो है वो क्या शो कर रहा है, तो वो आपके पास एक्सटेंशन इन डिमांड है। सो बेसिकली अगर आपको पता है तो बेसिकली थोड़ा सा अगर चेंज कर आपको 4 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं कि आपको आइडिया है कि हम किसको एक्सटेंशन कह रहे हैं और हम किसको राइज और फॉल इन डिमांड कह रहे हैं। अच्छा, जैसे कि हमने इनिशियली देख लिया कि आपके साथ कुछ जो इकोनॉमिक लॉज हैं वो कंडीशनल बेस्ड हैं, चाहे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जैसे जब करा था, इसी तरह लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड में अब कुछ एजम्पशंस हैं जिसको हम जो हम लॉ ऑफ डिमांड में देखेंगे। अब लॉ ऑफ डिमांड सेज कि देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज इन वाइस वर्सा। वो कब होगा, ये चीज़ कब होल्ड करेगी, जब आपकी ये एजम्पशंस होल्ड कर रही है। एजम्पशंस क्या कह रही है, नो चेंज इन इनकम को कांस्टेंट की है। देखिए वो आपको जो लॉ ऑफ डिमांड है वो आपको एक रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का, उसमें इनकम कांस्टेंट, अगर इनकम कांस्टेंट नहीं होगी तो मे बी डिमांड चेंज हो, बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, वो आपकी इनकम की वजह से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं इनकम कांस्टेंट है। अगर इनकम कांस्टेंट है देन इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपकी क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। नो चेंज इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आपकी एक जगह की पॉपुलेशन चेंज हो जाती है तो प्राइस पे कुछ भी नहीं होगा, तब भी आपकी डिमांड, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो फोर्स लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, एक जगह से अगर लोग कम हो जाते हैं तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ पे किस वजह से हो रही है, दैट इज अनदर फैक्टर। जो हम अदर फैक्टर्स दे रहे होते हैं वो ये assumptions हैं जिसको हम कांस्टेंट पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। तो जब ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट होंगी, देन वो द इंक्रीज इन द लॉ ऑफ डिमांड जो है वो होल्ड करेगा। इसी तरह अगर आपके पास नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, अब आपके पास दो तरह के गुड्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट्स और एक को कॉम्प्लीमेंट्स। सब्स्टिट्यूट्स के हैं द गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसको हम टी और कॉफ़ी भी कैसे, अच्छा उसमें थोड़ा सा ये होता है कि एक जनरल कंसिड्रेशन है ना कि सब्स्टिट्यूट में टी और कॉफ़ी को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीट और चिकन को हमने। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर बंदे को कहेंगे नहीं, हर बंदा जी अगर कोई टी है कंज्यूम करता है तो वो कॉफ़ी करेगा मे बी, लेकिन एक जनरल जो हम बिहेवियर या एक जनरल पैटर्न देख रहे हैं कि चीज़ें सेम तरह की जिस तरह, उनको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, जो लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर किसी एक की प्राइस बढ़ती है तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाती हैं। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स में और कॉम्प्लीमेंट्स वो हैं द गुड्स जो आपके इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं विच आर यूज टुगेदर। लाइक आपका कोई भी, जैसे आप कार है तो आप ऑफ कोर्स यू नीड द पेट्रोल, तो वो आपके पास उसकी प्राइसेस आपस में इफेक्ट करती है। इसी तरह का सब्स्टिट्यूट की प्राइस में चेंज होगा तो उसकी वजह से आपके गुड की डिमांड में भी फर्क होगा। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस डिक्रीज हो जाती है और तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर आपके पास डिक्रीज हो जाती है तो ज़्यादा लोग उस पर शिफ्ट कर जाएंगे, जब शिफ्ट कर जाएंगे तो आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ पे अगेन कि अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हैं दे मस्ट बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द assumption। अगर वो कांस्टेंट है देन यू कैन से कि आपके पास जो लॉ ऑफ डिमांड है वो सेज दैट विद इंक्रीज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज विल होल्ड। इसी तरह नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपकी टेस्ट या प्रेफरेंस ही चेंज हो जाता है तो फोर्स विद प्राइस कुछ भी हो, आपका टेस्ट चेंज हो गया, आपकी डिमांड चेंज होगी, तो वो लॉ ऑफ डिमांड जो है फिर हम उस तरह होल्ड नहीं कर रहा। नो एक्सपेक्टेशंस फॉर द चेंज, प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर आप ये एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होगी, कब एक्सपेक्ट करते हैं, मोस्ट जगह पाकिस्तान में देखो आपका फेस्टिवल आ रहा होता है, ईद है या फिर रमजान है, तो आपको एक्सपेक्टेशन है कि आपकी प्राइस चेंज होगी या इंक्रीज होगी। अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस चेंज होगी तो व्हाट यू विल डू, आपकी डिमांड अभी चेंज हो जाएगी। अब इस टाइम पे जो लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहे हैं कि विद इंक्रीज इन द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, तो इस टाइम तो उसकी प्राइस को कुछ भी नहीं हुआ, बट आपने डिमांड चेंज होगी। तो दैट्स वाई दे से कि उसको कांस्टेंट होना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर उसकी वजह से आपके पास इस टाइम पे डिमांड चेंज हो जाएगी। तो वो जो लॉ ऑफ डिमांड कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, विद इंक्रीज इन इट्स ओन प्राइस द डिमांड विल डिक्रीज, वो हम नहीं, फिर वो होल्ड नहीं करेगा।
इसी तरह नो चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर कोई क्लाइमेट उसमें चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से फिर डिमांड चेंज हो रही है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस। तो ये सारे हमारे पास असम्पशंस हैं जिसकी बेसिक यही है कि अगर आपको सिर्फ ये पता है इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो नीचे यू जस्ट हैव टू राइट द 2 लाइंस जिसमें आपने आइडिया बताना है कि इट्स जस्ट नॉट जैसा मैंने आपको इनकम का बताया या पॉपुलेशन का बताया कि पॉपुलेशन की इट्स जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द population will remain constant. If it will not remain constant, then it's because of the population that the demand is changing, not the price. तो और लॉ ऑफ डिमांड आपके पास क्या है कि इफ ऑल द थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, दीज असम्पशंस आर देयर, देयर इज नो चेंज इन दीज फैक्टर्स, देन लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स। और बेसिकली जब हम शिफ्टिंग पढ़ रहे थे वो ये फैक्टर्स चेंज हो रहे थे। जब ये फैक्टर्स चेंज होंगे, अगर आपको कभी भी आ जाता है विद इन इंक्रीज इन द इनकम वेदर देयर विल बी एक्सटेंशन इन द डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन और इट विल बी राइज और फॉल इन डिमांड, तो इट विल बी रिलेटेड विद द राइज एंड फॉल। With the increase in the population, that is related with the rise and fall, not related with the extension and contraction in demand. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर आप इसमें देखें जो क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, जो डिटेल में क्वेश्चंस हैं, मैं एक और वीडियो में उसको जरूर एड्रेस करूँगी जो आपके फेडरल बोर्ड में पास पेपर्स में आएंगे, लेकिन एक जनरल इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, यू नो लाट के पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने 2 आउट ऑफ 3 करने होते हैं और ईच क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का होता है। तो मोस्टली इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। तो यहाँ पे इस टॉपिक में यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अगर आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपकी प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होती है, दैट इज इट। आप उसको लिखेंगे तो आप व्हाट डेफिनेशन भी उससे लिख लेंगे। इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, आपने डेफिनेशन की हेडिंग दी कि देन यू विल राइट मेक अ टेबल प्राइस एंड क्वांटिटी, खुद इंक्रीज डिक्रीज करें, देन यू हैव टू मेक अ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस यू आर टेकिंग डिमांड एंड ऑन द वाई एक्सिस यू आर टेकिंग प्राइस। तो वहां से आपका वो ग्राफ भी रिलेट हो गया, आपने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया एक्सप्लेनेशन में क्या, यू जस्ट हैव वट एवर यू आर डूइंग जस्ट हैव टू राइट इट कि डिमांड इस पे ये एंड दिस इज द डिमांड कर्व व्हिच इज अ नेगेटिव स्लोप व्हिच मींस दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। Then when you are going ahead, you can tell about extension and contraction, shift in the demand curve, and then the assumptions, no change in income, no change in the factor. So this is the long question. This is a long question. How you will attempt a long question? So आपके पास एक आंसर जो एक डायरेक्शन है कि प्राइस इंक्रीज से you can solve the long question also, उसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। सो यू जस्ट हैव टू कीप योर कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उस पर्टिकुलर चीज़ में, सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू डू द क्वेश्चन। तो उसमें अगर आप स्पेसिफिक रहेंगे तो आपके लिए कोई ऐसी उसमें चीज़ नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम in the next video I'll be addressing the questions जो आपके फेडरल बोर्ड में आए हुए हैं रिलेटेड टू डिमांड, या फिर अभी जो आपकी इसी तरह लॉ ऑफ सप्लाई को हम देखेंगे। तो इस तरह शॉर्ट वीडियोस होंगी लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम की, जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड हो। होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी आपका फीडबैक हो या कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। आपकी जो भी सजेशंस हैं या कोई और क्वेश्चन है विच यू वांट टू आस्क तो ज़रूर पूछिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।